जब बात आती है रिटायरमेंट प्लानिंग की तो इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एनपीएस और ईएलएसएस फंड्स या कहें तो म्यूचुअल फंड्स। और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, किसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले चलिए एनपीएस और ईएलएसएस फंड्स के बेसिक्स को समझते हैं। एनपीएस एक सरकारी पेंशन योजना है जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए लाई गई थी। वहीं ईएलएसएस एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है या कहें तो म्यूचुअल फंड है जिसका मेन मोटो होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करना। तो आइए सबसे पहले ईएलएसएस फंड्स के एडवांटेजेस को देखते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज टैक्स बेनिफिट्स। ईएलएसएस फंड्स इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस में करते हैं तो उस 1.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेकंड इज हाई रिटर्न्स। ईएलएसएस फंड मेजरली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिस वजह से लॉन्ग टर्म में आपको इनसे काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थर्ड इज लॉक इन पीरियड। अब ये कुछ के लिए कौन हो सकता है, पर ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलिए। एसआईपी ऑप्शन। एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ईएलएसएस फंड्स में आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। ईएलएसएस फंड्स में मल्टीपल सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं जिस वजह से आपको एक हेल्दी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जिससे आपका रिस्क भी कम होता है। सेवेंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ग्रोथ या डिविडेंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ग्रोथ प्लान में प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वहीं डिविडेंड ऑप्शन में जो प्रॉफिट होता है वो आपको दे दिया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं एनपीएस के एडवांटेजेस। सो द फर्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम मेनली आपके रिटायरमेंट को ध्यान में रख के ही बनाई गई थी, जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद लमसम कॉर्पस और पेंशन की फैसिलिटी मिलती है। सेकंड इज टैक्स बेनिफिट। एनपीएस की मदद से आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के साथ साथ सेक्शन 80CCD के अंडर भी टैक्स बचा सकते हैं। थर्ड इज चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनपीएस आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और चाहे तो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। फोर्थ इज रेगुलर इनकम। एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो फ्यूचर में आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आपके कॉर्पस का 40% हिस्सा पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। फिफ्थ इज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। कंपाउंडिंग की मदद से एनपीएस के जरिए भी आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। सिक्स्थ इज गवर्नमेंट बैकिंग। एनपीएस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट जो इस इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है जिस वजह से कई इन्वेस्टर्स का भरोसा रहता है इस स्कीम पे। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। आइए देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो पहले बात करेंगे ईएलएसएस की। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज मार्केट रिस्क। ईएलएसएस फंड मार्केट वोलेटिलिटी से बहुत इफेक्ट होते हैं जिससे इनकी वोलेटिलिटी हाई रहती है जो कि इवेंचुअली रिस्क को भी बढ़ाता है। सेकंड, लॉक इन पीरियड। अभी लॉक इन पीरियड लाया गया था कि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहे, पर ये 3 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें लिक्विडिटी की जरूरत होती उनके लिए अच्छा नहीं है। थर्ड इज नो गारंटेड रिटर्न्स। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि एफडी या पीपीएफ की तरह ईएलएसएस फंड्स गारंटेड रिटर्न्स नहीं ऑफर करता। फोर्थ इज हाई रिस्क। जैसे कि हमने बताया कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ईएलएसएस फंड मेनली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं तो ये डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की होते हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता। फिफ्थ इज कैपिटल लॉस। ऐसा नहीं है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा हमेशा ग्रो ही करेगा, इसके अपोजिट मार्केट के गिरने में आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ईएलएसएस में लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो एसटीपी चालू कर सकते हैं और अगर आपको एसटीपी का प्रोसेस नहीं पता तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी। ईएलएसएस फंड का परफॉर्मेंस इक्विटी मार्केट्स के परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर निर्भर करता है जो हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए प्रीवियस रिटर्न जो भी हो, आगे के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। सेवेंथ इज एक्सपेंस रेशियो। ईएलएसएस फंड्स फंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं जो समय के साथ ओवरऑल रिटर्न्स को कम करता है। तो आइए अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीएस। सो द फर्स्ट वन इज लिमिटेड लिक्विडिटी। एनपीएस का लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट एज तक रहता है जिससे प्री मैच्योर विड्रॉल्स और लिक्विडिटी पर रोक लग जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ पर्टिकुलर इमरजेंसीज में आप पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं। सेकेंड इज कंपल्सरी एन्युटी परचेज। एनपीएस का एक हिस्सा एन्युटी खरीदने के लिए प्रयोग किया जाना कंपलसरी है, यानी आपको मैक्सिमम 60% कॉर्पस ही मिलेगा मैच्योरिटी के बाद। बाकी बचा 40% एन्युटी में इन्वेस्ट हो जाएगा जिसके जरिए आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर जो इन्वेस्टर्स द्वारा पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि क्या एनपीएस में इन्वेस्ट किया गया पैसा सिर्फ शेयर्स में लगाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। एनपीएस में किया गया इन्वेस्टमेंट मार्केट के वेरियस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है जिसमें इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शामिल हैं। पर हाँ, ईएलएसएस में आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ही रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या एनपीएस में किसी भी समय अमाउंट बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, एनपीएस और ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट इज कि क्या एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम एज होती है? तो हाँ, एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, पर ईएलएसएस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ईएलएसएस और एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप कितना टैक्स बचा सकते हैं? तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। यानी अगर आप एक साल में इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस में, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ड्यू टू सेक्शन 80C। पर एनपीएस में अगर आप 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होगा ड्यू टू एडिशनल सेक्शन 80CCD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ एम्प्लॉयज ही एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड, और ईएलएसएस में भी यही चीज है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने की कोई अपर लिमिट है? सो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 1.5 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप पैसे रिडीम करते हैं तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है? तो हाँ, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने के बाद जब आप अमाउंट रिडीम करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। क्या ईएलएसएस में आप एसआईपी कर सकते हैं? तो हाँ, ईएलएसएस में आप एसआईपी और लमसम दोनों ही कर सकते हैं। यानी अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट टूल्स लाइक एसटीपी, एसडब्ल्यूपी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और खुद के लिए रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं तो ईएलएसएस फंड आप देख सकते हैं। पर अगर आप यही काम डेलीगेट करना चाहते हैं, भले ही रिटर्न आपको कंपैरेटिवली कम मिले, तो आप एनपीएस की तरफ देख सकते हैं। तो किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें वो आप राइट हैंड साइड वाली वीडियो से देख सकते हैं। और अगर आपको मार्केट के 5 पॉपुलर ईएलएसएस फंड का कंपैरिजन चाहिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वीडियो मिल रही होगी। तो आगे की बातें होंगी इन्हीं वीडियोस पे।